चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3। बेसिकली रिकॉर्डिंग में कोई ख़राबी आ गई तो लेक्चर वहीं पे स्टॉप हो गया, तो दूसरा ये मैं साथ ही साथ लेक्चर आपके पास में रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में ये दो पार्ट बना देता हूँ। लेक्चर नंबर 1 को मैं 1A कह देता हूँ, और ये जो लेक्चर नंबर 2 है वो 1B कह देता हूँ। हालांकि लेक्चर तो एक ही है, बस किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये दो पार्ट में बढ़ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ पे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लेलिस्ट में मैं अरेंज करके ये सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो कोई लेक्चर ढूंढने नहीं है आपको। बेसिकली प्लेलिस्ट फॉलो करिए और काम खत्म। चलिए आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे हम आगे बढ़ रहे थे, और यहीं पे हमारी जो है रिकॉर्डिंग थोड़ी सी स्टॉप हो गई। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ज़रा। कहते हैं कि सर, प्लूटो लिमिटेड करके कोई कंपनी है। ठीक है, प्लूटो लिमिटेड करके कोई कंपनी है, इंटेंडेड टू ओपन अ न्यू रिटेल स्टोर इन न्यू लोकेशन इन नेक्स्ट फ्यू वीक। ठीक है, तो कोई न्यू रिटेल स्टोर वो ओपन करना चाहते हैं, और नेक्स्ट फ्यू वीक में एक न्यू लोकेशन में न्यू स्टोर ओपन कर रहे हैं प्लूटो लिमिटेड। ठीक है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़िए। क्या बताता है आपको। कहते हैं कि प्लूटो लिमिटेड जो है ना, स्पेंड करते हैं कुछ सब्सटेंशियल सम, मतलब पैसे खर्च कर रहे हैं किस चीज़ पे। कहते हैं ऑन ऑन अ सीरीज ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट दिस न्यू स्टोर। मतलब न्यू स्टोर ओपन किया है, ओबियसली सारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें पता नहीं रहेगा, तो उन्हें पता चले कि हाँ यहाँ पे न्यू स्टोर ओपन हो रहा है, ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो इसकी वजह से प्लूटो लिमिटेड ने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया है। ठीक है, तो कहते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी ने क्या किया है, पे करते हैं। कंपनी पेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेड। कंपनी पेड। ठीक है, कंपनी पेड एन अमाउंट ऑफ 8 लाख रुपीज़। एन अमाउंट ऑफ 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपए का कुछ पेमेंट कर रही है कंपनी। ठीक है, और वैसे पेमेंट कर रही है से ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट कहूँ, कर दिया है, पेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 लाख रुपए का कंपनी ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया फॉर द एडवर्टाइजमेंट बिफोर 31 मार्च 2001। मैं बोल देता हूँ 2001। ठीक है, आप 2011 मान सकते हैं, 21 मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। राइट, तो मैंने कहा 2001 का एंड, मतलब 31 मार्च 2001 से पहले पहले, बिफोर लिखा है, बिफोर 2001 8 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है कंपनी ने, किस लिए, एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए। तो होता है ना भाई कि फिल्मों में वगैरह में आप देखते हैं कि भाई बड़े बड़े लोग क्या करते हैं सर, पैसे निकालते हैं, फेंकते हैं वो अपने टेबल पे, और कह देते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, पैसे तुम्हें मिल चुके हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पे है। कहते हैं 8 लाख रुपए पे कर दिए, एडवर्टाइजमेंट करवा देना। हमने कहा ठीक है, आगे बढ़िए। कहते हैं कि 7 लाख रुपीज़ ऑफ दिस अमाउंट, मतलब कि 8 लाख रुपए का ये जो खर्चा है पूरे का पूरा, उसमें से 7 लाख रुपए का खर्चा जो कि एडवर्टाइजमेंट से रिलेट करता है, वो है बिफोर 31 मार्च 2001 के लिए। ठीक है, और बाकी का तो उसके लिए लिखा गया है एंड 1 लाख रुपीज़ जो है, 1 लाख रुपीज़ जो है टू एडवर्टाइजमेंट सोन इन अप्रैल 2001। ये तो दिक्कत हो गई। अप्रैल का मतलब तो नेक्स्ट ईयर हो गया। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है सर, अपना अप्रैल से लेके मार्च तक। उसके बाद अगर कोई है तो वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए माना जाएगा। तो कुल मिला के कहानी क्या हुई सर, कहानी क्या हुई वो हम देखते हैं। प्रॉपर अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये कहानी हो क्या रही है। ठीक है, तो मैंने कहा कि सर ये पूरे का पूरा हमारा जो है यहाँ पे टाइम पीरियड है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ऊपर ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। मैंने कहा ये पूरे का पूरा आपके पास में क्या है सर, टाइमलाइन है। यहाँ से आपका अप्रैल 2001 है। ठीक है, अप्रैल, सॉरी यहाँ पे 2001 नहीं, 2000 मानना पड़ेगा। ठीक है, 2001 यहाँ पे। तो मैंने कहा सर ये आपके पास में क्या है सर, अप्रैल 2000 है, और ये ईयर ख़त्म हो रहा है यहाँ पे कहीं पे जाके, और ये है आपके पास में क्या सर, 31 मार्च है, 31 मार्च है 2001। ठीक है, 31 मार्च 2001 है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 31 मार्च 2002 है। 31 मार्च
31 मार्च 2000, कौन सा है सर, 2 है, 31 मार्च 2002 है, राइट। ये चीज़ आपके पास में कोई दिक्कत नहीं दे रही है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन ने कहा कि सबसे पहली कहानी कि 8 लाख रुपए का पेमेंट बिफोर 31 मार्च 2001 को कर दिया है, तो मैं मान लेता हूँ यहीं पर कहीं कर दिया है पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने 8 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया है, कंपनी जो प्लूटो लिमिटेड नाम दिया गया है उसने 8 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया है एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, तो ये 8 लाख रुपए का पेमेंट हो चुका है, लीजिए 8 लाख रुपए का पेमेंट डन, राइट। अब कहानी यहाँ पे शुरू हो रही है, कहता है कि सर 8 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए का खर्चा तो इस ईयर का ही था, मतलब कि ये जो ईयर देख रहे हैं पूरे का पूरा अप्रैल से लेके मार्च, इस ईयर का जो खर्चा है वो 7 लाख रुपए, 7 लाख। 8 लाख रुपए पे कर दिए लेकिन पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है, वो देख रहे हैं आप, 7 लाख रुपए का ही यूटिलाइजेशन हुआ है, 1 लाख रुपए तो नेक्स्ट ईयर के लिए हुआ। कहते हैं कि 1 लाख रुपए का खर्चा जो है वो कब यहाँ पे अलोकेट हुआ है, अप्रैल 2001 में, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में, मतलब कि यहाँ पे इस ईयर में 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अकाउंटिंग के हिसाब से, मैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो 8 लाख रुपए का खर्चा आपने हालांकि कर दिया है, बट अकाउंटिंग लैंग्वेज के हिसाब से कहूँ तो 7 लाख रुपए का खर्चा इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है, मतलब कि करंट। तो मैं इसे कहाँ पे दिखा सकता हूँ सर, पीएनएल में। ये देखिए फाउंडेशन का नॉलेज है, फाइनल का नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रीवियस लेक्चर आप कह सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे मैंने बताया था कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऐसा है कि जिसमें 50% फाइनल के कंसेप्ट के रिलेटेड है और 50% पार्ट जो है वो फाउंडेशन से लेके आ रहा है कंसेप्ट को। तो ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये फाउंडेशन का है, फाइनल का जो भी कंसेप्ट है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको फाइनल में नहीं पढ़ना है, वो फाउंडेशन से पढ़ के आ रहे हैं। क्या चीज़ है, मैंने कहा कि सर 8 लाख रुपए का खर्चा अगर आप आज कर देते, ठीक है, और उसमें से कुछ पार्ट ही यूटिलाइज हुआ है इस साल, तो उसे तो हम पीएनएल में डाल देंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक तरीके का खर्चा है, तो उसे पीएनएल में डाल दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीएनएल, ठीक है, पीएनएल में डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया सर, पीएनएल में डाल दिया, राइट। तो ये आपके पास में पीएनएल में चला गया है। इंपॉर्टेंट इज ये 1 लाख का जो खर्चा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से इसे हम एडवांस मानते हैं, एडवांस एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस जो है इन एडवांस। आपको याद हो तो फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे आप करते हैं कि कई बार आप सैलरी एडवांस में पे कर देते हैं, तो वो कहाँ पे दिखता है सर, बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, असेट एक तरीके से, कि एडवांस में पेमेंट कर दिया है, फ्यूचर में हमें इसकी भरपाई करवा देनी है लेबर के पास से, ठीक है, क्योंकि एडवांस में पे किया, हमारी असेट है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एडवांस में एक्सपेंस आपने पे कर दिए, राइट। हालांकि 1 लाख का खर्चा तो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, लेकिन पेमेंट आज कर दिया है। तो ये चीज़ है, ये ऑलरेडी पढ़ के आते हैं आप कि 8 लाख का खर्चा इस साल हुआ है, भले ही इस साल हुआ है, लेकिन इसमें से यूटिलाइज कितना हुआ है इस साल के लिए, तो कहते हैं 7 लाख, 1 लाख वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फिर इस साल हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे कैसे दिखाएंगे, ओबियसली एडवांस पेमेंट दिखाएंगे, ठीक है। कैसे दिखाएंगे सर, एडवांस पेमेंट दिखाएंगे। तो ये तो सिंपल पॉइंट था, इसमें कोई, मुझे ऐसा लगा नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आ सकती है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछ रहा है। ये तो नॉर्मल डिस्कशन हो गई, हम पढ़ के आ रहे थे, तो क्या क्वेश्चन ने यही पूछा है या फिर और कुछ पूछ रहा है, ये क्वेश्चन से हम रीड आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही कहा चीज़, कहते हैं कि सर 8 लाख रुपए का खर्चा है, सर 8 लाख रुपए का खर्चा है, कहते हैं 7 लाख इस साल का है, 1 लाख जो है वो नेक्स्ट ईयर का है, 7 लाख रुपीज इस साल का है, 1 लाख रुपए जो है क्या है सर, नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। इसके बाद कहते हैं सिंस 31 मार्च 2001 द कंपनी हैज पेड फॉर फर्दर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए का खर्चा। लेकिन वो तो कहता है कि वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, अगर ये नेक्स्ट ईयर के लिए है तो नेक्स्ट ईयर में हम पीएनएल में डाल देंगे, इससे रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, नेक्स्ट ईयर में पे कर दिया, खत्म है। दिक्कत यहाँ पे थी 8 लाख रुपीज़ में, क्योंकि 8 लाख आज खर्चा कर दिया, लेकिन उससे रिलेटेड, इस साल से रिलेटेड 7 लाख था, तो इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ी।
8 लाख से रिलेटेड ट्रीटमेंट करनी पड़ी। 4 लाख का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर में खर्चा है, नेक्स्ट ईयर में ही पेमेंट किया है, तो उसका तो उस ईयर में ख़त्म हो जाएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 लाख का कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे, वो पीएनएल में जाएगा, बात खत्म है। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। कहते हैं कि सर प्लूटो लिमिटेड इज ऑफ अ व्यू दैट सच कॉस्ट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एज इनटेंजिबल असेट। अच्छा, मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा है, ये फाइनल लेवल का है। ये जो क्वेश्चन पूछा है ये फाइनल लेवल का है, ये मैं मानता हूँ। और मैंने जो अभी टॉपिक आपको पढ़ा है वो उस पर रिलेटेड है, पिछले जो लेक्चर आप कह सकते हैं 1A, लेक्चर नंबर 1A, जिसमें मैंने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। कहते हैं कि सर प्लूटो लिमिटेड क्या करना चाहती है, प्लूटो लिमिटेड ये पूरे के पूरे 8 लाख रुपए को एज ए इनटेंजिबल असेट दिखाना चाहती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या आगे। कहते हैं सिंस मार्केट रिसर्च इंडिकेट दैट न्यू स्टोर इज लाइकली टू हाई सक्सेसफुल। कहते हैं कि मार्केट में रिसर्च कर रखी है और पता चला है कि ये स्टोर बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। और इस वजह से ये 8 लाख रुपए का जो ये पूरे का पूरा खर्चा है एडवर्टाइजमेंट, वो पीएनएल में नहीं डालना चाहते, वो डालना चाहते हैं कहाँ पे सर, बैलेंस शीट में एज ए इनटेंजिबल असेट। ये आपका पूरे का पूरा यहाँ पे प्लूटो लिमिटेड का प्लान है। कहते हैं कि ये जो 7 लाख रुपए है, ये जो 1 लाख रुपए है, ये सब कहीं पे भी नहीं डालेगा, कहाँ पे जाएगा, सीधे सीधा बैलेंस शीट में इनटेंजिबल असेट में वो डालना चाहते हैं प्लूटो लिमिटेड, ठीक है। क्या पूछा है, एनालिसिस करिए ट्रीटमेंट ऑफ अबो कॉस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। कहते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी एनालिसिस आप खुद करिए। क्या ये जो प्लूटो लिमिटेड कर रही है कि ये जो पूरे के पूरे 8 लाख को एज ए इनटेंजिबल असेट दिखाएंगे, ये क्या सही है? अगर नहीं है तो आपको रीज़न के साथ बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पूछे सबसे पहले। सबसे पहला क्वेश्चन कि इंटेंजिबल असेट दिखा सकते हैं कि नहीं 8 लाख के खर्चे को। दूसरा क्वेश्चन ट्रीटमेंट क्या होगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले इंटेंजिबल असेट दिखा सकते हैं या फिर नहीं। दूसरा क्वेश्चन इनटेंजिबल असेट अगर दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते, वो उसका आंसर दीजिए, वो तो क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड है ट्रीटमेंट क्या होगी, 8 लाख रुपए का ये जो खर्चा हुआ है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से शो करेंगे, जिसकी मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, लेकिन अब पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन वापस से दे रहा हूँ। तो पूरी कहानी समझ आई। प्लूटो लिमिटेड न्यू स्टोर ओपन कर रहे हैं, 8 लाख रुपए का खर्चा किया है, 8 लाख में से 7 लाख का खर्चा करंट पीरियड है और 1 लाख का खर्चा नेक्स्ट ईयर के लिए है। 4 लाख रुपए का खर्चा नेक्स्ट ईयर में होगा और नेक्स्ट ईयर के लिए ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 4 लाख तो सीधे सीधे नेक्स्ट ईयर में पीएनएल में चला जाएगा, तो 4 लाख का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो तो ठीक है, आपको साथ साथ दे चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्लूटो लिमिटेड जो कंपनी है वो चाहती है कि 8 लाख के खर्चे को वो पीएनएल या फिर बैलेंस शीट में इधर उधर ना दिखाए, वो चाहती है कि वो उसे इनटेंजिबल असेट की तरह दिखाया जाए, राइट। और आपको कहा गया है कि एनालिसिस करिए कि ये सही है या फिर नहीं, और प्लस ये भी बताइए कि अगर ये सही है नहीं है वो तो ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगी ये भी आपको दिखाना है। 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर देते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। कहते हैं कि आपके पास में ये जो 8 लाख रुपए है, ठीक है, 8 लाख रुपए वो इंटेंजिबल असेट है या फिर नहीं। इंटेंजिबल असेट है या फिर नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सिंपल है, आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि सर इंटेंजिबल असेट है या फिर नहीं, आप आंसर दीजिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी आपको ये कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि अगर इंटेंजिबल असेट है या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपल ये डिसाइड करना होगा कि क्या ये असेट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इंटेंजिबल असेट है या फिर नहीं, वो 4 कंडीशन को फुलफिल करती है या फिर नहीं। 4 कंडीशन कौन सी, वही मैंने जो आपको लिखवाया था। कौन सी कंडीशन है, कहते हैं कि सर मैंने ये जो 4 कंडीशन आपको लिखवाई वही ओपन करनी है। कहते हैं कि ये 4 कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है सर, सबसे पहली आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी होना चाहिए,
विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए। अब देखिए जनरली इंटेंजिबल असेट जो भी कंपनी क्लेम करती है, सेकेंड और थर्ड पॉइंट तो वो ऑब्वियसली वो कंप्लीट ही होगा। मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया 1A में, लेक्चर नंबर 1A में, कि भाई आपको मेनली देखना कौन सा पॉइंट होता है, 1 और 4। ये 1 और पॉइंट नंबर जो 4 है वही देखना पड़ेगा। सेकेंड और थर्ड तो मोस्टली वो फुलफिल ही करते हैं, जो दिख नहीं रहा है, जो मॉनेटरी नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो सबको पता रहती है। मेन पॉइंट जहाँ पे दिमाग लगाना होता है वो 1 और 4 है, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 2 और 3 तो हर एक बच्चा यहाँ पे आंसर दे देता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर जो पूछ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से 4 पॉइंट कंप्लीट करिए। अगर हो जाते हैं तो हाँ वो इंटेंजिबल एसेट है, नहीं होता है, अगर वो नहीं हो रहा है तो वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है, क्लियर है। आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक, प्लस उस पर कंट्रोल भी होना चाहिए, ध्यान रहे एंड लिखा हुआ है, इकोनॉमिक बेनिफिट प्लस कंट्रोल, राइट। ये मैंने आपको लिखवाया था, तो यहाँ पे वही करना है। आपको पूछा गया कि क्या इंटेंजिबल असेट है या फिर नहीं, तो वो 4 कंडीशन देख लीजिए, अगर फुलफिल हो रही है तो हाँ ये इंटेंजिबल असेट है, ठीक है। तो किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, कहते हैं कि सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की बात हो रही है, क्या वो उसे इंटेंजिबल असेट दिखा सकते हैं या फिर नहीं। तो याद करिए फर्स्ट कंडीशन क्या है सर, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है वो देखना है आपको। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है सर, फंड आपके पास में कंडीशन नंबर 1 सेपरेबल होना चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट के हिसाब से होना चाहिए, जिसे हम बेसिकली आपके पास में क्या कहते हैं सर, ये आपके पास में कहते हैं आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, ठीक है। क्या ये जो खर्चे की आप बात कर रहे हैं क्या वो आइडेंटिफिएबल, आइडेंटिफिएबल का मतलब जिसे हम अलगली आपके पास में कह सकते हैं कि अलग से आपके पास में सेपरेटली शो कर सकते हैं विथ अमाउंट। क्या आपने ये जो खर्चा किया है, ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसे आप इंटेंजिबल एसेट साबित करना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्या आप उसे अलग से उसकी अमाउंट के साथ शो कर पा रहे? आंसर इज यस, कर पा रहे। कैसे? कहते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, उनके पास हिसाब है, 8 लाख रुपए का खर्चा किया है, तो सर सेपरेबल तो है, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 फुलफिल, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल। सेकेंड कहता है कि सर आपके पास में नॉन मॉनिटरी होना चाहिए, और थर्ड कहता है कि सर फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। तो ये तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। पैसे भी ऊपर नीचे होते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, नॉन मॉनिटरी है, और फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिखता है क्या? नहीं, ठीक है। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट वो जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, जिसका माध्यम बेसिकली मीडियम आपको दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वो मीडियम के थ्रू जो मीडियम है वो आपको दिख रहा है, तो ठीक है, इसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, ओके। तीनों फुलफिल हो गई। फोर्थ कहता है कि सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए सर? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, एंड कंट्रोल भी होना चाहिए उस पर, कंट्रोल। सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है क्या एडवर्टाइजमेंट करने से? तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप स्टूडेंट में से 99% स्टूडेंट कहेंगे यस, यस सर एडवर्टाइजमेंट करने से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। मैं पूछूंगा क्या बेनिफिट है, कहते हैं सर एडवर्टाइजमेंट करने से फ्यूचर में हमारी सेल बढ़ जाएगी, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, राइट। और इस बेनिफिट पे हमें ही फायदा मिलेगा, तो आप कहेंगे यस सर एडवर्टाइजमेंट हमने की है, हमारी प्रोडक्ट बिकेगी, इस पे कंट्रोल भी हमारा ही है। आप यहाँ पे ये कहेंगे। जो 1% है वो यहाँ पे हो सकता है कि अपना तर्क वितर्क लगा के इसका आंसर कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे सही आंसर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो 99% कह रहा है कि यस ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ से मिलेगा आपको एडवर्टाइजमेंट से, और कंडीशन नंबर 4 भी ये फुलफिल करता है, वो सारे के सारे स्टूडेंट गलत हैं। क्यों सर? देखिए यहाँ पे सिंपल है कि एडवर्टाइजमेंट करने से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसकी श्योरिटी आप नहीं दे पाएंगे। आप देखिए ना, कई सारी फिल्में आती है, तो फिल्में के लिए आप जो है काफ़ी सारे यहाँ पे प्रमोशन एक्सपेंस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करते हैं, तो क्या फिल्म हिट जाएगी इसकी क्या कोई गारंटी है क्या? कई सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी है इवन आपके पास में भारी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करने के बावजूद,
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ पे इससे कोई लेना देना ही नहीं, आप एक तरीके से देखिए तो ये तो आपके पास में एक 50-50% रेशियो है कि एडवर्टाइजमेंट चल गया है तो ठीक है, नहीं चला तो नहीं होगा। तो इस पे आप ये नहीं कह सकते कि एडवर्टाइजमेंट पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा और उस पर कंट्रोल भी हमारा ही रहेगा, नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट पे आके आप यहाँ पे गलत हो जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कभी भी आप श्योरिटी नहीं दे पाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, कई सारी प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाती है, उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट अच्छी खासी की जाती है, तो क्या प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ है इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं सर। क्या एडवर्टाइजमेंट करने से ही सेल बढ़ रहा है इसकी भी कोई गारंटी है क्या? नहीं सर। पता ही नहीं चलेगा एडवर्टाइजमेंट की वजह से हुआ है या फिर प्रोडक्ट अच्छी थी इसकी वजह से उसकी सेल बढ़ी है, ये भी आप नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये फोर्थ कंडीशन फुलफिल नहीं करवा रहा है। तो क्या इंटेंजिबल असेट है? आंसर इज नो सर। कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ इसका मतलब ये इंटेंजिबल असेट नहीं है, इंटेंजिबल असेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन ने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि इंटेंजिबल असेट है या फिर नहीं, तो इसका आंसर तो हमने इन डिटेल दे दिया, क्यों नहीं है इसका रीजन भी दे दिया, क्योंकि फोर्थ कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से वो इंटेंजिबल असेट नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और लास्ट में आप उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाया आपको कि फोर्थ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन है, वो थर्ड पैराग्राफ में आएगा। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखिए पूरी की पूरी, सेकंड कंडीशन सेकंड पैराग्राफ में लिखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, थर्ड में आपका ये आंसर रहेगा कि जिसकी वजह से इंटेंजिबल असेट ये नहीं माना जाएगा। और क्या पूछा था? कहते हैं कि सर ट्रीटमेंट पूछी थी कि 8 लाख की ट्रीटमेंट क्या होगी, तो वो तो मैं आपको बता चुका, वो तो ऑलरेडी बता चुका। क्या कहते हैं कि सर 8 लाख का खर्चा इस साल किया है तो इस साल तो हमें इसे 100 तो करना पड़ेगा, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अकाउंटिंग मेथड कहती है कि 8 लाख का खर्चा हुआ तो है, लेकिन क्या उसका यूटिलाइजेशन इस साल पूरे का पूरा हो चुका है? अगर हो चुका है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे जो है इस तरीके से दिखा सकिए जैसे भी आपके पास में इंडेक्स फुलफिल करता है। अगर इंडेक्स 38 इस पे फुलफिल हो जाता तो ये 7 लाख कहाँ पे दिखता? सर बैलेंस शीट में दिखता है एज ए इंटेंजिबल असेट, लेकिन ये इंटेंजिबल असेट फुलफिलमेंट नहीं हो पाया, इसलिए 7 लाख को कहाँ दिखाएंगे सर? पीएनएल में। 1 लाख कहाँ जाएगा? वो भी पीएनएल में जाएगा, लेकिन इस साल से रिलेटेड नहीं था, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, इसलिए फिलहाल के लिए उसे एडवांस एक्सपेंस के हिसाब से बैलेंस शीट में डाला गया। ये इंटेंजिबल असेट नहीं है। ठीक है, इंटेंजिबल असेट में तो कभी नहीं दिखेगा क्योंकि उसने कंडीशन फुलफिल नहीं की है, तो पूरे का पूरा 8 लाख पीएनएल में ही जाएगा, इंटेंजिबल असेट में नहीं जाएगा। ये तो 1 लाख एडवांस में पे हुआ है क्योंकि 7 लाख का ही यूटिलाइजेशन हुआ, 1 लाख अभी भी एडवांस पड़ा हुआ है, एडवांस की वजह से वो बैलेंस शीट में जा रहा है, वरना तो वो पीएनएल में ही था। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर 8 लाख का खर्चा तो पूरे का पूरा पीएनएल में जाना है। ठीक है, तो पीएनएल में ही जा रहा है, बस 1 लाख एडवांस में हुआ इसलिए वो बैलेंस शीट में दिख रहा है एडवांस एक्सपेंस के हिसाब से। इंटेंजिबल असेट तो कभी नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं की इसने। राइट, इलस्ट्रेशन नंबर 3 इंपॉर्टेंट था, मार्क करिए, एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो ये आपके पास में है, सॉल्यूशन रीड कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन ऐसा है कि मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे स्टिकी नोट वगैरह लगा दीजिए, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखवाया है उसे थोड़ा और एलिब्रेट करके थोड़ा प्रॉपर वे में लिख के उसे रख दीजिए, क्योंकि आईसीआई का सॉल्यूशन ऐसा है कि एग्जाम टाइम पे अगर रिवीजन कर रहे हैं तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये क्लियर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को समझ आ जाता है तो ठीक है ना, बढ़िया है। जो कमज़ोर है इंग्लिश में, ठीक है, तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है एग्जाम टाइम पे कि सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो शॉर्ट में मैंने लिखवाया है इसे थोड़ा और अच्छे से लिख के आप यहाँ पे स्टिकी नोट लगा दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। एग्जाम टाइम पे वही रीड करना है। हाँ, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बताया 3 पैराग्राफ में, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन। ठीक है, तो वैसे ही लिख के आना एग्जाम में। फिलहाल के लिए जिन स्टूडेंट को यहाँ से समझ आता है सॉल्यूशन से, तो एक बार के लिए देख लेते हैं क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो इंटेंजिबल असेट को समझाने की कोशिश करी गई है कि वही आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, कॉस्ट आपके पास में रिलायबिली मेजर होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट मेजरेबल है इसलिए हम उसे सेपरेबल कहते हैं, तो सेपरेबल तो है ही, मैंने पहले ही कहा कि हाँ सर आइडेंटिफिएबल तो है, वो तो हमने भी कहा। ठीक है ना, मेन रीज़न इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में वो लेकर गया। राइट, अच्छा,
इसके बाद इंटेंजिबल एसेट में यहाँ पे सिंपल कहा गया है कि इसके हिसाब से इंटेंजिबल एसेट जो इंड एस 38 है, इनके हिसाब से इंटेंजिबल एसेट के रूल के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंटेंजिबल एसेट नहीं बन सकता। प्रोहिबिट वर्ड लिखा गया है, प्रोहिबिट्स, ठीक है, प्रोहिबिट्स। और जिसकी वजह से इंटेंजिबल एसेट की ये जो आपके पास में डेफिनेशन है फुलफिल नहीं हो पाई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हम एज अ पीएनएल एक्सपेंस के हिसाब से ट्रीट करेंगे और पीएनएल में डालेंगे। तो यहाँ पे वही कहा है कि रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ एक्सपेंस, राइट। हाउएवर द कॉस्ट कैन बी एक्चुअल बेसिस पे हिसाब से, मतलब कि अकाउंटिंग रूल के हिसाब से यहाँ पे ट्रीटमेंट की जाएगी। 8 लाख का खर्चा हालांकि आपने किया है, लेकिन 7 लाख का इस साल है तो 7 लाख उसे पीएनएल में डाल देंगे एज ए एक्सपेंस। 1 लाख आपने प्री पेमेंट किया है, प्री पेमेंट मतलब आपने एडवांस में पेमेंट किया है, तो उसे हमें असेट में दिखाना पड़ेगा एज अ प्री पेमेंट या फिर एडवांस एक्सपेंस के हिसाब से। तो 1 लाख एज अ प्री पेमेंट, ठीक है, ये चीज़। और 4 लाख का तो कोई मतलब उसमें तो था ही नहीं कुछ, नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर में दिखा देंगे, काम खत्म एज ए एक्सपेंस, ठीक है। तो 4 लाख से रिलेटेड तो कोई मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं था, वो तो सिंपल ऐसे ही पूछ लिया आपके पास में कि साथ ही साथ चलो और पूछ लेते हैं। 4 लाख का खर्चा तो नेक्स्ट ईयर ही हुआ है और नेक्स्ट ईयर ही पे किया है, तो नेक्स्ट ईयर में पीएनएल में डाल देना, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कह सकते हैं आप, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 4 पे आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपके सामने है। अगेन इसमें भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट वही फाउंडेशन लेवल का है, इंटर लेवल का है, ठीक है। इवन आपके पास में ये फाइनल लेवल में भी आप ये चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि वो जो कंसेप्ट है वो फाउंडेशन इंटर में आप पढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कहते हैं कि सर वेनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके, वी लिमिटेड मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, वी लिमिटेड करके कोई कंपनी है जो एक्वायर करती है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सॉफ्टवेयर को एक्वायर किया गया, सॉफ्टवेयर तो एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट है, राइट, ओके। कहते हैं फॉर इट्स इंटरनल यूज कॉस्टिंग है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़ के लिए इन्होंने क्या किया सर, एक्वायर किया है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अमाउंट पेएबल फॉर सॉफ्टवेयर इज 6 लाख इमीडिएटली, 6 लाख रुपए इमीडिएटली पेमेंट करना था, 4 लाख रुपए इन 1 ईयर टाइम पीरियड, तो 1 साल में पे करना था, ठीक है। कहते परचेज टैक्स जो है वो इस पे जो लगा वो 1 लाख रुपीज़ है। एंट्री टैक्स भी लगा है 10%, ठीक है। 10% आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा गया है कि वो रिकवरेबल है। रिकवरेबल का मतलब क्या है सर, वो आपके पास में इसकी क्रेडिट आपको मिल जाएगी। और इंडिया 16 का मैंने कहा था कि रिवीजन करके आइएगा, अगर नहीं किया है तो फिर दिक्कतें आएगी। यहाँ पे मैं वो कंसेप्ट वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ वापस से, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको इंडिया 16 में बार बार बता चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंडिया 16 में आपको पढ़ा दिया था कि अगर कोई ऐसा टैक्सेस आप पे कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी आपको रिकवरी होने वाली है, क्रेडिट मिलने वाली है, तो उसे हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो क्या ये कंसिडर होगा क्या एंट्री टैक्स? आंसर इज नो, एंट्री टैक्स कंसिडर नहीं होगा। परचेज टैक्स होगा, हाँ, परचेज टैक्स के बारे में कुछ बताया नहीं कि वो रिकवरेबल होगा या फिर नहीं, तो हाँ उसे कंसिडर करेंगे, कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि एजम्पशन यही रहती है कि वो रिकवरेबल नहीं है, उसे कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। लेकिन एंट्री टैक्स जहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि वो रिकवरेबल है, अगर रिकवरेबल है तो वो आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद लीगल फीस 87,000 क्या बनेगा? आंसर इज यस, लीगल फी कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल फीस है जो हमें पे करनी होती है, तो ये आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इसके बाद कंसल्टेंसी फीस, ऑब्वियसली यस, आपके पास में कंसल्टेंसी की भी ज़रूरत होती है, तो ये भी पार्ट बन जाएगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे हम रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, जो इंडेक्स 16 में ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ये आपको 10% दिया गया है, ठीक है। ये कब देते हैं? जब फ्यूचर की कोई पेमेंट होती है जिसे हमें प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़े, तब इस टाइम पे आपको रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स 16 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको पूछा गया है कि कॉस्ट निकालिए एज पर इंडेक्स 16, सॉरी 38। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंडेक्स 16 का ही है। अगर मैं ये सॉफ्टवेयर को हटा के यहाँ पे बस इतना ही कर दूँ, या सॉफ्टवेयर को हटा के यहाँ पे लिख दूँ पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो ये हो जाता है इंडेक्स 16 का क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को मैं हटा के सॉफ्टवेयर लिख दूँ, तो ये क्वेश्चन हो गया इंडेक्स 38 का। आपको याद आ रहा होगा कि इंडेक्स 16 में ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन दे के। सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ऐसे मॉड्यूल में भी आपके पास में इंडेक्स 16 का, राइट, ये चीज़। तो देखिए
कॉस्ट का पार्ट क्या बनेगा, पूरे के पूरे 10 लाख हो गए, यस, लेकिन इसमें दिक्कत है, 6 लाख रुपए अभी के अभी पे कर दिए, तो 6 लाख तो अभी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। 4 लाख भी बनेगा, लेकिन वो 4 लाख जो है 1 साल बाद देना है, तो इसे हमें प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंडेक्स 16 में पढ़ा चुका हूँ मैंने, कहा 4 लाख रुपीज़ प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। रेट ऑलवेज क्वेश्चन में दिया होता है, कितना है सर, 10%। कितना है सर, 10%। तो 10% है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, फॉर्मूला क्या था, 1/1 + r की पावर n, 1 + r 10%। और n का मतलब कितने साल है, तो एक ही साल है सर, 1 ईयर के बाद उसे पेमेंट करना है, तो 1 ईयर है। n का मतलब नंबर ऑफ ईयर। ये पढ़ा चुका हूँ इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। इंडिया 16 में बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत समझना कि एज ए जाने दिया है। तो जो पढ़ के आ रहे उन्हें पता है, जो नहीं पढ़ के आ रहे तो उन्हें कहूँगा कि इंडेक्स 16 में जाइए, यहाँ पे अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए, तो 4 लाख रुपीज़ है। कैलकुलेटर कहाँ गया, यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइए। तो ये अगर कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 3,63,636 पॉइंट समथिंग है, तो पॉइंट को अभी छोड़ देते हैं आपके पास में। अब पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉइंट के बाद भी आप 2 डिजिट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 63,636 आ रहा है, ठीक है। पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल लिख के आइए, कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद 87,000 क्या पार्ट बनेगा कॉस्ट का, आंसर इज यस, बिल्कुल बनेगा। 1 लाख भी बनेगा, ठीक है, तो 1 लाख भी बनेगा, 87,000 भी बनेगा। बट क्या एंट्री टैक्स बनेगा, आंसर इज नो। रीज़न भी लिख के आएंगे, नोट्स में रीज़न लिखना होगा कि क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो रिफंडेबल है, ठीक है। इसके बाद कंसल्टेंसी फीस आपके पास में जो पे की गई है 1,20,000, ऑब्वियसली बनेगा, ठीक है। नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल कॉस्ट है, ऑब्वियसली वो बनेगा। इसके बाद कोई एक्सपेंस बचते नहीं है, तो इसका टोटल लगा दीजिए, आपके पास में आ जाएगा। और ये 4, और यहाँ पे मेरे हिसाब से ये 12 लाख आ जाएगा 70,000, और ये जो आपके पास में 636, तो ये कुछ समथिंग इस तरीके का आपके पास में आंसर आएगा। एक बार टोटल मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये टोटल में हो सकता है गड़बड़ी हो मेरे हिसाब से, राइट, लेकिन कुल मिला के यही आपका सॉल्यूशन रहेगा, राइट। एक बार के लिए ऐसे मॉड्यूल के सॉल्यूशन को भी हम देख लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि सर केस पे कर दिया है 6 लाख रुपए तुरंत, तो वो तो कॉस्ट का पार्ट बन गया। 4 लाख भी बनेगा, लेकिन 4 लाख रुपए 1 ईयर के बाद पे करना है, तो फॉर्मूला लगा के उसे करंट मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आ रहा था 3,63,636। पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट आप जरूर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद परचेज टैक्स 1 लाख रुपीज़। अच्छा, एंट्री टैक्स क्यों नहीं आया, तो रीज़न लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वो रिफंडेबल है, ठीक है। रीज़न कंपलसरी लिखना है, वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया। और उसके बाद लीगल फीस है 87,000 की, वो भी लेंगे, और कंसल्टेंसी फीस है 1,20,000 की, तो टोटल समथिंग आपके पास में हमारे हिसाब से ही मैच हो रहा है, ठीक है। हमारे में वही था ना टोटल, 12,70,636, यस। तो टोटल आपके पास में मैच हो रहा है, तो जो हमने करवाया वही है आपके पास में सॉल्यूशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है आपके पास में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमने क्वेश्चन जो है जितने कहे थे इलस्ट्रेशन 1 से लेके 4 तक वो कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें नया कंसेप्ट पढ़ना है। ये कंसेप्ट पे जो 4 क्वेश्चन थे वो करवा दिए मैंने। अभी नया कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होगा। तो लेक्चर नंबर 1A और 1B एक ही लेक्चर है, तो ये यहाँ पे जाके आपके पास में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करता हूँ लेक्चर नंबर 2 के नाम से, राइट। चलिए।